इसको भी आज कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल हम आज स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे। स्पीसीज से स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर का अभी तक जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उसका एक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्पीसीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे आसपास में लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारा चीज़ें, बहुत सारा अमेजिंग चीज़ है जो हम लोग को बहुत सारा सोच में डालता है, बहुत सारा डिफरेंट थिंकिंग में डालता है। तो जिसमें 2 क्वेश्चन अराइजेस हुए थे, फिलोसफिकल और एक हम लोग का एक साइंटिस्ट क्वेश्चन आया था, जिसमें कि हम लोग को एक जो सेकंड क्वेश्चन था उसको अटैम्प्ट ना करते हुए हम लोग को ये देखना था कि व्हाट इज़ लिविंग किसे कहते हैं। ये चैप्टर, ये पैराग्राफ इनिशियली नॉन इम्पॉर्टेंट था। दूसरा हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा, जिसमें हम लोग का पहला डिस्क्राइब्ड रेंज आया 1.7 टू 1.8 मिलियन, जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है ये। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग हैं, तो उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर उसका नामकरण करना पड़ेगा, और नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू होगा। तो आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर 2 ब्रांच के थ्रू होता है। एनिमल में जिसके थ्रू होता है उसको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसको ICZN बोलते हैं, और जो प्लांट में होता है वो ICBN, इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था, आपको मैंने जो बताया था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग का क्या निकला था कि बायोलॉजिकल जो नेम था, बायोलॉजिकल नेम उसको 2 कंपोनेंट में लिखा गया। 2 कंपोनेंट में कौन लिखा था, कौन साइंटिस्ट दिया था, तो कार्लस लिनियस दिया था। और पहले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, जेनरिक नेम, और सेकंड को स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, और इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट, उसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्या आया था, हमारा मैग्नीफेरा इंडिका आया था, और इसको लिखने के 4 रूल आए थे। पहला रूल हमारे क्या था कि ये रिटन होता है, इटैलिक्स में लिखते हैं। दूसरा, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वर्ड हम लोग का स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। थर्ड, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, जब उसको हम हैंड रिटन करते हैं तो उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं, और अगर प्रिंट करते हैं तो उसको हम इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। यहाँ तक हो गया था। और चौथा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चौथा रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ड जो डिनोट करता है जीनस, उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और सेकेंड वर्ड जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका हो गया। फिर उसके बाद अगर साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड करना है तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, मतलब दोनों कंपोनेंट ऑफ नाम के बाद में साइंटिस्ट का नाम आएगा। ये डिस्क्राइब करता है कि कौन सा साइंटिस्ट उसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब किसी भी कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्रुप को क्लासीफाई करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन एक इंपॉर्टेंट था हम लोग के लिए। उसके बाद कोई भी टर्म, किसी भी चीज़ को हम जो बांट रहे थे उसको हम लोग टेक्सा का यूनिट दिए थे, कैटेगरी को ही हम लोग टेक्सा कहते थे। और बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटने का तरीका जो था डिफरेंट टेक्सा में, उस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी बोलते थे। ठीक है, और टेक्सोनॉमी का बेसिक्स क्या क्या था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आया था, सिस्टमैटिक्स आया था। सिस्टमैटिक वर्ड इंपॉर्टेंट था, ये एक लैटिन वर्ड था जो डेराइव हुआ था किससे, सिस्टमेटा वर्ड से डिफाइन हुआ था। इसका मीनिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक्स, इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टमेटिक्स जो है, सिस्टमेटा, लीनियस यूज़ किया था सिस्टम नेचरी एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। सिस्टम नेचरी कौन यूज़ किया था टाइटल ऑफ पब्लिकेशन की तरह, तो लीनियस यूज़ किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और फिर आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या था, तो सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब सिस्टमेटिक्स जो है रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता था ऑर्गेनिज्म का, मतलब पहले उनका रिलेशनशिप कैसा था। क्योंकि हम कल लोग बात किए थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी होता है उसको जानने की इच्छा होती है, चुल होती है कि पहले क्या था नहीं था, तो वो सब का स्टडी किसके अंदर आएगा, तो सिस्टमेटिक्स के अंदर आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या था, कैटेगरी को पार्ट किया जाता है ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में, उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। सारा कैटेगरी को अगर साथ में ले लेते हैं तो उसको टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। और ईच रैंक को, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं या फिर रैंक बोलते हैं। ठीक है, और जैसे पूछ लेगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है तो हम लोग टेक्सोन बोलेंगे। ठीक,
उसके बाद आज हम लोग को स्पीसीज से स्टार्ट करना है। ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद व्हाट इज़ लिविंग टॉपिक जो हमारा छूट गया था उसको हम लोग ले लेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर कहाँ से? अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे स्पीसीज से। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी था, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो था हमारा, ठीक है, उसको हम लोगों ने कल पढ़ा था ना। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ में डिफाइन कर दिया, कैटेगरी में बांट दिया। उसमें क्या क्या था? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो सबसे पहले स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी स्टार्ट। Taxonomic study consider a group of individual organism with fundamental similarities as species। तो बोला टेक्सोनॉमिक स्टडी के अकॉर्डिंग ग्रुप को जो है इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को फंडामेंटल सिमिलैरिटी जिसमें उसको स्पीसीज बोलते हैं, मतलब बहुत सारा मिलता जुलता एक जैसा समान फीचर, मॉर्फोलॉजिकल दिखाव, रंग रूप एक जैसा होगा तो उसको स्पीसीज के अंडर क्लासीफाई किया गया था। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। वही बोल रहा है कि एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से हम लोग आसानी से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस कर सकते हैं, मतलब उसको देख के उसके रंग रूप, स्वभाव और आँखें, कान, नाक, पैर से हम उसको ईजिली डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका जिसको हम लोग मैंगो बोलते थे, और सोलेनम ट्यूबरसम जिसको पोटैटो बोलते हैं, और तीसरा है पेंथेरा लियो जिसको लायन बोलते हैं। ये सब साइंटिफिक नेम है। ऑल थ्री नेम्स, ये जो तीनों नाम है, इंडिका हो गया, ट्यूबरसम हो गया और लियो हो गया, ये तीनों रिप्रेजेंट क्या करते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, क्योंकि लास्ट सेकंड कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट हम लोग पढ़े थे कि सेकंड कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट बोल रहे हैं। तो वही बोल रहा है ऑल थ्री नेम, जैसे इंडिका इसमें से ले लो, फिर इसमें से ट्यूबरसम ले लो, इसमें से लियो ले लो, ये तीनों का डिनोट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट कर रहा है। वाइल द फर्स्ट वर्ड, बल्कि जो पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, जिसमें से मैग्नीफेरा हो गया, इसमें सोलेनम हो गया, इसमें पेंथेरा हो गया, ये सब क्या डिनोट कर रहा है? वाइल द फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा हो गया, सोलेनम हो गया, पेंथेरा हो गया, आर जेनरा, ये जीनस बता रहा है, जो हम लोग पढ़े थे पहले भी कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट कंपोनेंट जेनरा बताता है या जीनस बताता है, और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट बताता है। तो ये तीनों वर्ड जो है पहले वाला, ये जेनरा रिप्रेजेंट कर रहा है एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टेक्सोन और कैटेगरी। और ये अदर हाई लेवल मतलब स्पीसीज के बाद क्या आता है? जीनस आता है। तो वही हाई लेवल ऑफ टेक्सोन या कैटेगरी वो शो कर रहा है। तो ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो बोल रहा है एक जीनस के अंदर बहुत सारा स्पेसिफिक एपिथेट आ सकता है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगा, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी, बट वो लोग का मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, पेंथेरा जो है हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट। पेंथेरा क्या है? जीनस है, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? पेंथेरा है स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रस। पेंथेरा के अंदर दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट भी है, इसको टिग्रस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पेंथेरा का क्या था, इधर चलते हैं, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट देखो, पेंथेरा का यहाँ लियो था, लियो मतलब लायन होता है, तो पेंथेरा लियो भी लिख सकते हैं, पेंथेरा टिग्रस भी लिख सकते हैं। मतलब पेंथेरा के अंडर में बहुत सारा स्पेसिफिक एपिथेट आ सकता है, तो पेंथेरा हमारा जीनस हो जाएगा। तो जीनस के अंदर बहुत सारा स्पीसीज आ सकता है, स्पेसिफिक एपिथेट आ रहा है, वही बोल रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल सोलेनम, सोलेनम जीनस हो जाएगा, तो जीनस के अंदर स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड नाइग्रम एंड मेलोंजेना। नाइग्रम एंड मेलोंजेना किसके अंदर आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा सोलेनम के अंदर आ जाएगा। फिर ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू स्पीसीज सेपियंस। ह्यूमन बींग जो हम लोग हैं ये किस स्पीसीज में बिलोंग करते हैं? सेपियंस में, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस, जो किस जीनस के अंदर में आता है? होमो जीनस के अंदर में आता है। तो द साइंटिफिक नेम, इसीलिए हम लोग का ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस लिखा जाता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा स्पीसीज का टॉपिक। नेक्स्ट जीनस। जीनस क्या होता है? जीनस कॉम्प्रोमाइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। ये बोल रहा है जीनस जो होता है बहुत सारा स्पीसीज को मिला के मोर कैरेक्टर को कॉमन में जीनस बोला जाता है, और इसमें क्या होता है? स्पीसीज से ज़्यादा कॉमन फीचर जीनस में देखा जाता है। ठीक है, मतलब जो भी सिमिलैरिटीज़ तुम्हारे स्पीसीज में पाया जा रहा था उससे ज़्यादा तुमको जीनस में कॉमन सिमिलैरिटीज़ मिलेगा। We can say that genera are aggregates of closely related species। हम ये कह सकते हैं एग्रीगेट्स मतलब बहुत सारे जेनस को या जेनरा को मिला देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो बनता है उसको हम लोग जीनस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल। पोटैटो और ब्रिंजल स्पीसीज था, दो अलग अलग तरह का स्पीसीज है, लेकिन दोनों जो है सोलेनम जीनस के अंदर में आता है। सोलेनम जीनस के अंदर में क्या क्या आता है? हमारा दो स्पीसीज, पोटैटो और ब्रिंजल सोलेनम के अंदर में, और भी आता है, जरूरी नहीं सिर्फ यही दोनों हो, बस एग्जाम्पल में ये दोनों
दिया हुआ है। तो जैसे हमारा जीनस सोलेनम है जिसके अंदर पोटैटो भी है, ब्रिंजल भी है, फिर स्टार्टिंग हम लोग नाइग्रम और मेलोंजेना भी पढ़े थे। उसके बाद चलते हैं, उसका सेकेंड लाइन हम लोग क्या बोल रहा है, सोलेनम इंक्लूड। फिर लायन का हम लोग क्या लिखते हैं, पैंथेरा लियो, साइंटिफिक नेम है। लायन लियोपार्ड को लिखते हैं पैंथेरा पैराडस, और टाइगर को लिखते हैं पैंथेरा टिग्रस। विथ सेवरल कॉमन फीचर, ऑल आर स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। ये तीनों जो है अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सब किस जीनस के अंडर में आता है, तो पैंथेरा जीनस के अंडर में आता है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। तो बोल रहा है कि ये जीनस जो है दूसरे जीनस से अलग होगा। जैसे एक जीनस हम लोग का पैंथेरा था, तो वैसे एक जीनस होता है फेलिस, फेलिस के अंदर कैट का स्पीसीज आता है, तो वो अलग होता है। ये हो गया हमारा जीनस। अब नेक्स्ट चलते हैं हम फैमिली की तरफ। अब है फैमिली, द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिली के अंडर में स्पीसीज और जेनस के कंपैरिजन में लेस सिमिलैरिटीज होता है, मतलब एक जैसा आप रंग रूप स्वभाव कम देखेंगे फैमिली के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जीनस और स्पीसीज दोनों को लिया जाता है, इसीलिए धीरे धीरे सिमिलैरिटीज कम होते जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। बोल रहे हैं फैमिलीज को हम लोग कैसे बांटते हैं, दोनों तरीके से, वेजिटेटिव भी देखते हैं और रिप्रोडक्टिव, दोनों फीचर के हिसाब से फैमिली के अंडर कैरेक्टराइजेशन होता है। Among plant फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जनरा, प्लांट में देखे तो 3 जनरा है, ठीक है। अभी जो जीनस पढ़े उसी को जनरा बोल रहे हैं। जनरा आता है सोलेनम, पेटियोना एंड धतूरा, ये तीनों को एक फैमिली में रखा गया है। कौन सा, सोलेनेसी फैमिली में रखा गया है। एमोंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, अब जानवर में देखें तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे जीनस पैंथेरा जिसके अंदर क्या क्या आता था, हमारा स्पीसीज आता था, क्या क्या, लायन, टाइगर, लियोपार्ड, ये तीनों स्पीसीज है। और तीनों स्पीसीज कौन सा जीनस के अंदर आता था, पैंथेरा के अंदर आया था। और पैंथेरा किसके अंदर आएगा, ये तीनों, ये पैंथेरा किस फैमिली के अंडर में आएगा, तो वो हमारा फैमिली के अंडर में आएगा अलॉन्ग विथ जेनस फेलिस, मतलब पैंथेरा और फेलिस कैट्स, ये दोनों किसके अंडर में आएगा, इन द फैमिली ऑफ फेलिडी, मतलब फेलिडी के ग्रुप के अंदर पैंथेरा और फेलिस आएगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, उसी तरह अगर हम कैट और डॉग के फीचर को देखते हैं तो हम लोग को कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा, मतलब एक जैसा स्वभाव मिलेगा, और कुछ कुछ डिफरेंस मिलेगा, मतलब दोनों में अंतर भी मिलेगा। इसीलिए दोनों को सेपरेट किया गया, मतलब कैट और डॉग को अलग अलग फैमिली में रखा गया है। फैलिडी रखा गया है किसके लिए, हमारा कैट्स के अंदर, कैट्स का फैमिली को फैलिडी फैमिली, मतलब फैलिडी फैमिली के अंदर कैट्स आता है और कैनेडी फैमिली के अंदर डॉग्स आता है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर की तरफ। अब है स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, अब हमारा ऑर्डर है। तो यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जेनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिंगल कैरेक्टर। हम लोग देखे हैं पहले कैटेगरी में कि स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ये सब सिंगल कैरेक्टर्स पे उसको बांटा गया है। जनरली ऑर्डर को, उसी तरह ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमी, ऑर्डर या इससे ऊपर में जो क्लास आएगा, फाइलम आएगा, अदर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीग्रेट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब अब जो जितना भी विशेषताएं आएंगे, कैरेक्टर आएंगे ऑर्गेनिज्म का, उनको मिला के आगे का फर्दर हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी में बांटा गया है। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक तरह से हायर कैटेगरी में आता है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। तो जैसे हमारा स्पीसीज मिलके जीनस बना, जीनस मिलके फैमिली बना, उसी तरह फैमिली मिलके ऑर्डर बनता है, तो ऑर्डर में थोड़ा और कम सिमिलर कैरेक्टर मिलेगा, मतलब एक जैसा स्वभाव आपको और कम देखने के लिए मिलेगा। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस, वही बोला, सिमिलर कैरेक्टर हम लोग को, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको सिमिलर कैरेक्टर कम दिखने लगेगा, ठीक है। एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडिंग एज फैमिली, मतलब जनरा से कंपेयर करते हैं या फैमिली से कंपेयर करते हैं तो हम लोग को सिमिलर कैरेक्टर लेस होते जाएगा। प्लांट फैमिलीज लाइक, अब जैसे प्लांट फैमिली जैसे कॉन्वुलुलेसी, सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन अदर ऑर्डर। ये कॉन्वुलुलेसी और सोलिनेसी दोनों किस ऑर्डर के अंदर में आता है, तो पॉलीमोनियल्स के अंदर में आता है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, इसको फ्लोरल कैरेक्टर मतलब उसमें जो फ्लावरिंग का कैरेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग पे बांटा गया है। द एनिमल ऑर्डर, अब एनिमल ऑर्डर में क्या आता है, कार्निवोरा मतलब और ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सा फैमिली आता है, तो फेलिडी और कैनेडी फैमिली आता है। तो फेलिडी फैमिली किसका था, कैट्स का और लायन, टाइगर, लियोपार्ड का, और कैनेडी किसका था, कैनेडी था हमारा डॉग्स का। तो ये दोनों किसके ऑर्डर के अंदर में आता है, तो कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर ये दोनों फैमिली आता है, ये दोनों फैमिली है, फेलिडी भी फैमिली है, कैनेडी भी फैमिली है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लास।
दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। इसके अंदर क्या आता है, रिलेटेड ऑर्डर आता है, मतलब सब बहुत सारा ऑर्डर मिलकर आप क्लास बनाएगा। फॉर एग्जांपल ऑर्डर, एक ऑर्डर है प्रिमिटा, ये प्रिमिटा एक ऑर्डर है, इसके अंदर क्या क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इसके अंदर आता है, ऑर्डर के अंदर में। ये प्रिमिटा ऑर्डर के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आता है। इट्स प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया, ठीक है। तो इन ऑर्डर प्रिमिटा, ऑर्डर जो हमारा क्या था, प्रिमिटा जो था, प्रिमिटा ऑर्डर में क्या क्या था, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, ये किस क्लास के अंदर में आ जाता है, तो मेमेलिया क्लास के अंदर में आ जाता है। मेमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल, टाइगर, कैट एंड डॉग। तो मेमेलिया अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। तो ऑर्डर प्रिमिटा जैसे इसमें क्या क्या था, मंकी हो गया, गोरिल्ला हो गया, गिब्बन हो गया। इट्स प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया, मतलब क्लास हमारा मेमेलिया हो गया, ठीक है। मेमेलिया के अंदर प्रिमिटा भी आ रहा है और कार्निवोरा भी आ रहा है। तो ऑर्डर प्रिमिटा जो था उसके अंदर क्या क्या है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, और कार्निवोरा के अंदर क्या आ रहा है, जैसे टाइगर, कैट, डॉग। तो ये दोनों जो है प्रिमिटा ऑर्डर है, ठीक है, और कार्निवोरा भी ऑर्डर है। ये दोनों किस क्लास के अंदर में आ रहा है, तो मेमेलिया क्लास के अंदर में आ रहा है, ठीक है। इसको हम और अच्छे से भी क्लियर कर देंगे, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फिर फाइलम आता है, सबसे क्लास के बाद जो आता है वो फाइलम आता है। क्लास कंप्राइजेस एनिमल, क्लास जो है अब कंप्राइज करता है एनिमल, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, लेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, अलॉन्ग विथ मैमल कंस्टिट्यूट द हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। तो ये सबको मिला के कंप्राइज करके हायर टेक्सोनॉमी कैटेगरी बनाता है, जिसको हम लोग फाइलम बोलते हैं। ऑल दिस ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ। तो ये जो फाइलम है, फाइलम के अंदर में ये सब जो क्लास में हम लोग कहते हैं, फिश आया, एम्फीबियन आया, रेप्टाइल आया, बर्ड्स आया, ये सब कॉमन फीचर है। जैसे नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डाटा। तो ये कौन सा फाइलम के अंदर आता है, कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के अंदर में हमारा बहुत सारा क्लासेस को लिया जाता है। इन केस ऑफ प्लांट, जैसे प्लांट के केस में देखें तो क्लास विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू हायर टेक्सोनॉमिक कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट्स के केस में हम डिवीजन बोलते हैं और एनिमल के केस में हम लोग फाइलम बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो हम लोग पढ़े हैं, इधर जो हम लोग पढ़े हैं, इधर देखिए, इधर जो हम लोग पढ़े हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो फाइनल डिनोट होता है एनिमल के लिए और डिवीजन डिनोट होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। आई होप सो आप क्लियर होंगे यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे किंगडम की तरफ। किंगडम जो हमारा है सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमी का क्लास है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो किंगडम जो है, ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं, ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला। बहुत सारा एनिमल जो है डिफरेंट डिफरेंट फाइला पे बिलोंग करता है। फाइला मतलब जिसको हम फाइलम भी बोल सकते हैं। आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। तो जितना भी फाइला है सबको किसके अंदर असाइन किया गया है, सबको हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर असाइन किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम। एनिमल इन द क्लासिफिकेशन, एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। जैसे क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल में किंगडम एनिमेलिया को क्लासीफाई किया जाता है। मतलब किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितना भी एनिमल का सिस्टम है सारा किंगडम एनिमेलिया के अंदर में आता है। जितना भी तुम्हारा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सब किंगडम एनिमेलिया के अंदर में आता है। और उसी तरह प्लांट में किंगडम प्लांटी ऑन अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्राइजेस ऑल द प्लांट फ्रॉम वेरियस डिवीजन। उसी तरह प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटिंग के अंदर सारा फाइलम, क्लास, डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली, जीनस सब प्लांट का इसके अंदर आ जाता है। Henceforth we will refer to these two group as animal and plant kingdom। इसीलिए दो ग्रुप को, एनिमल और प्लांट किंगडम को ग्रुप के तरह कैटेगराइज किया गया है। अब बोल रहा है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अब स्पीसीज से लेके किंगडम तक, स्पीसीज से लेके किंगडम तक जो हम लोगों ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को देखा, पढ़ा, उसके अंदर हैव बीन सोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीसीज। तो असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट हुआ, मतलब सबसे पहले क्या आया हमारा, सबसे पहले आया हमारा स्पीसीज आया, स्पीसीज से बढ़ते बढ़ते ऊपर गया फाइलम तक, फाइलम से फिर किंगडम तक। फिगर 1.1 में हम लोग देखा दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज। तो ये सब क्या होता है, ये सब ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। However, taxonomists have also developed subcategories in their hierarchy to facilitate more sound and scientific place of various taxa। लेकिन टेक्सोनॉमिस्ट जो है, मतलब जो टेक्सोनॉमी करता है, टेक्सोनॉमिस्ट have also developed सब कैटेगरी, कुछ सब कैटेगरी भी डिवाइड किया है हायरार्की में टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। वो हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, इसने बताया कि टेक्सोनॉमिस्ट जो है थोड़ा सब कैटेगरी को भी डिवीजन किया है, जिससे थोड़ा आसानी से उसको और डिफरेंट टेक्सा को आराम से पढ़ा जा सकता है। वो हम लोग को इसमें पढ़ना
नहीं है, बस एक सेंटेंस दिया हुआ है, वो बस जान लेना है। लुक एट द हायरार्की इन द फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। बोल रहा है क्या हम रिकॉल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। तो बोल रहा है से फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे हम हाइयर जाते हैं फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब स्पीसीज से किंगडम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब कॉमन कैरेक्टर जो है वो घटते जा रहा है। कॉमन कैरेक्टर जैसे देखिए मान लीजिए किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारा एनिमल आ जाता है, तो उसमें हम लोग क्लासीफाई नहीं कर सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वही स्पीसीज में आ जाएगा तो स्पीसीज में जैसे मान लीजिए कुत्ता आ गया, तो स्पीसीज में डॉग आ गया, तो डॉग में हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये काला कुत्ता है, ये ब्लैक कुत्ता है। लेकिन एनिमल के अंदर तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारा एनिमल आ जाता है, तो कॉमन कैरेक्टर वहाँ क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, उसको सिमिलैरिटीज़ नहीं निकाल पाते हैं। तो वही बोल रहा है एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, इससे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है कि जैसे जैसे हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टर ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे कॉमन कैरेक्टर घटते जाता है। एंड लोअर द टेक्सा, जितना लोअर टेक्सा होगा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विदाउट द टेक्सन शेयर, मतलब जितना नीचे टेक्सा होगा उतना ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर वो शेयर करेगा। सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? स्पीसीज में हो जाएगा। हायर द कैटेगरी, जितना ज़्यादा कैटेगरी होगा ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा, मतलब जितना ज़्यादा हायर कैटेगरी होगा, जैसे किंगडम में चले गए तो उसका रिलेशनशिप जानने में हम लोग को बहुत मुश्किल होगा डिफरेंट टेक्सा से। एट द सेम लेवल अगर हम लोग नीचे में रहेंगे तो हम लोग क्लासीफाई करना ईजी रहेगा। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसीलिए थोड़ा क्लासिफिकेशन जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये मतलब दोनों का डिफ्रेंशिएट करने में, ये करने में, वो करने में, उसमें थोड़ा हम लोग का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसा कि अगर किंगडम में जाते हैं तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना एक तरह से हम लोग का कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम एक बार आपको रिमाइंड दे देते हैं कि आपको इम्पॉर्टेंटली क्या इसमें याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा जीनस सोलेनम। सोलेनम क्या होता है? जीनस होता है, ठीक है। इसके अंडर क्या क्या रहता है? नाइग्रम, मेलोंजेना, पोटैटो, ब्रिंजल। आपको भी इसी तरह आराम से एक नोट्स में बना के रख लेना जिससे आपको क्लियरेंस रहेगा, मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा जनरली ऐसा लिख लेने से। तो जीनस सोलेनम के अंदर नाइग्रम, मेलोंजेना, पोटैटो, ब्रिंजल। एनसीईआरटी में जितना है बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा जीनस पेंथेरा, ये भी सोलेनम भी जीनस था। दूसरा जीनस है पेंथेरा। पेंथेरा के अंदर क्या आता है? लायन, लियोपार्ड, टाइगर। लायन को क्या लिखते हैं? पेंथेरा लियो। लियोपार्ड को क्या लिखते हैं? पेंथेरा पैराडस। और टाइगर को क्या लिखते हैं? पेंथेरा टिग्रिस। ठीक है, ये दोनों जीनस था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैमिली सोलेनेसी, मतलब ये फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन कौन सा जीनस आता है? तो धतूरा, सोलेनम और पेटियोना, ये तीनों आता है सोलेनेसी के अंदर। दूसरा है हमारा फैमिली फेलिडी। फेलिडी के अंदर पेंथेरा आता है। पेंथेरा हमारे क्या है? जीनस है। फेलिस भी क्या है? हमारा जीनस है। तो फैमिली फेलिडी के अंदर पेंथेरा और फेलिस आता है। फेलिस कैट्स का जीनस होता है हमारा, कैट्स इसके अंडर में आता है। फेलिस के अंदर कैट्स आता है, ठीक है। उसके बाद फैमिली के बाद ऑर्डर। ऑर्डर में सबसे पहले है पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स के अंदर कॉन्वोल्यूलेसी आता है और सोलेनेसी आता है। और दूसरा है हमारा ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर हमारे क्या आ जाएगा? फेलिडी आ जाएगा और कैनेडी आ गया। कैनेडी जो है हमारा डॉग्स इसके अंडर में आता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑर्डर प्रीमिटा। ये ऑर्डर आ गया हमारा प्रीमिटा। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया, ये क्लास आ गया। मेमेलिया के अंदर क्या जाएगा? प्रीमिटा, ऑर्डर प्रीमिटा और ऑर्डर कार्निवोरा। तो यही हमारा फ्लो चार्ट है। इसी तरह आपको भी आराम से एक पेज में नोट कर लेना जिससे आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने हैं, मतलब जो भी एनसीईआरटी में ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम ये सब जो दिया है वो आपको ईजी होगा करने के लिए कि आप आराम से उसको याद कर लोगे, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये बॉक्स है, ये बॉक्स आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट का दिया हुआ है। बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे दे देगा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का क्लास प्रीमिटा, ऑर्डर प्रीमिटा होता है, क्लास मेमेलिया होता है। पुट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी दे सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये 1 2 3 4 का। मैन हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, मैंगो हो गया और वीट हो गया। ये सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब आपको इसको याद करना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। टेबल 1.1 जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे में हमारा है टेक्सोनोमिकल एड्स, ठीक है।
Taxonomic study of various species of plant, animal and other organism are useful in agriculture, forestry, industry and in general knowing our bioresource and their diversity। बोल रहे हैं टेक्सोनॉमिक स्टडी जो है वेरियस स्पीशीज़ का, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और ऑर्गेनिज्म का, वो यूज़फुल होता है। कहाँ कहाँ? एग्रीकल्चर में हम इसका काम आ सकता है टेक्सोनॉमी, अगर हमारे पास पता रहेगा तो। फॉरेस्ट में, इंडस्ट्री में, ये सब जगह पे, और बायो रिसोर्स में काम आ सकता है टेक्सोनॉमिक का स्टडी, क्योंकि क्लासिफिकेशन रहता है तो हम लोग क्लासीफाई रहता है तो हम लोग ईजिली उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट, तो ये स्टडी जो है हम लोगों को क्या चाहिए? करेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए होगा, मतलब सही तरह से क्लासीफाई होगा, तभी उसको हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। और करेक्ट क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन के साथ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्ट होना चाहिए, तभी उसको हम किसी भी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। बोल रहे आइडेंटिफिकेशन के लिए, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी, मतलब इंटेंसिव एक लैब चाहिए होगा और फील्ड स्टडी चाहिए होगा, जिससे हम लोग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन मिले। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। बोल रहा है एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेन, जो भी उसका एनिमल का या प्लांट का जो भी कुछ अंश मिल रहा है, स्पेसिमेन मिल रहा है, उसको करेक्टली लेबोरेटरी में उसको देखा जाएगा, लैब में लैब टेक्नीशियन उसको देखेंगे और उसको प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी बनाएंगे। These are also fundamental to study and essential for training in systematics। ये जो फंडामेंटल स्टडी है ये सिस्टमेटिक्स के ट्रेनिंग के काम में भी आता है। सिस्टमेटिक्स हम लोग पढ़े थे, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को टेक ओवर करता है। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के काम में भी आता है। एंड द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन, और इससे जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड होता है उसको भी स्टोर किया जाता है स्पेसिमेन के साथ। किसी भी जानवर का स्पेसिमेन हो सकता है, जानवर का स्पेसिमेन जैसे डायनासोर है, डायनासोर मर गया तो उसका स्पेसिमेन, जैसे उसका हड्डी रखना या स्केलेटन रखना, वो सब स्पेसिमेंस के अंदर आ जाता है। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी, कुछ केस में स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडी के बारे में, फ्यूचर स्टडी के लिए भी रखा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे ये सब टॉपिक। बायोलॉजिस्टिस हैव इस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीज्योर एंड टेक्निक, तो बायोलॉजिस्टिस जो है, मतलब जो बायोलॉजी का स्टडी करते हैं, कराते हैं, वो लोगों ने कुछ स्पेशल टेक्निक या प्रोसीज्योर डेवलप किया है जिससे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कुछ उसका कुछ मतलब क्या क्या एड्स है, उसी को टेक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। मतलब हर्बेरियम एक ऐसा जगह है जिसमें प्लांट स्पेसिमेन को ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड, मतलब मरा हुआ भी रहता है, इसको ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व ऑन सीड करके रखा जाता है। फर्दर दिस सीड आर अरेंज, बाद में ये सीड को अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बाद में जैसे ही सीड्स आता है उसको फिर अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू उसको रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। दिस स्पेसिमेन अलॉन्ग विथ देयर डिस्क्रिप्शन, तो ये स्पेसिमेन जो भी होगा, प्लांट स्पेसिमेन जो भी होगा, उसको कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ हर्बेरियम सीट पे लगाया जाता है, ठीक है। एंड बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ रेपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। रेपोजिटरी ऑफ फ्यूचर यूज़ के मतलब बाद में अगर कोई उसको स्टडी करना चाहता है तो उसमें कोई प्लांट स्पेसिमेन होगा, उसमें मान लीजिए स्पेसिमेन में उसका पत्ता हो सकता है, लीव्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, उसमें डिस्क्रिप्शन होगा तो आराम से कोई भी स्टडी कर सकता है। अच्छा ये प्लांट है, इसका ये यहाँ मिलता है, इसका साइंटिफिक नेम ये है, ये इसके बारे में पढ़ सकते हैं। द हर्बेरियम सीट ऑल्सो कैरी अ लेवल इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो सारा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला है डेट, दूसरा प्लेस ऑफ कलेक्शन, तीसरा इंग्लिश लोकल या बोटेनिकल नेम, ये तीसरा हो गया। चौथा फैमिली नेम और पांचवा कलेक्टर्स नेम, मतलब जो कलेक्ट किया उसको। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लाइन एक्सेट्रा। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। हर्बेरिया भी ऑल्सो सर्व क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडी, मतलब हर्बेरियम जो है वो भी क्विक रेफरल सिस्टम, मतलब टेक्सोनॉमिक स्टडी में अगर हम हर्बेरियम का किसी भी हर्ब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके थ्रू हम लोग तुरंत स्टडी कर सकते हैं। हमारे पास डाटा है, कॉपी निकाले, बुक निकाले, उसमें इसके बारे में पढ़ लिया, अच्छा ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसका टेक्सोनॉमिक नेम ये है, इसका डेट ये, प्लेस ऑफ कलेक्शन ये है, इसका इंग्लिश नेम ये है, लोकल नेम ये है, बोटेनिकल नेम है, तो हम लोग को ईजिली हेल्प करता है।
फिर है बोटेनिकल गार्डन। These specialized garden have collection of living plant for reference. Plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. तो botanical garden जनरली क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है, यहाँ पे लिविंग प्लांट होता है। हर्बेरियम में क्या था, मरा हुआ प्लांट को भी डाइड रेड उसको मतलब एक सीट में चिपका के रखा जाता है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स होता है। लिविंग प्लांट्स मतलब जीता हुआ प्लांट्स को रखा जाता है। प्लांट स्पीसीज इन गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। यहाँ पे गार्डन की तरह प्लांट को उगाया जाता है आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए। वहाँ पे आपको लेबल दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे रोज़ है, यहाँ पे ट्यूलिप है, वहाँ पे उग रहा रहता है। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल एंड साइंटिफिक नेम। तो वहाँ पे आपको नाम लिखा रहेगा, कौन कौन सा, बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम लिखा रहेगा, और उसका फैमिली नेम रखा रहेगा। 3 चीज़ लिखा रहता है, ये ध्यान रखना है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन, आपको गार्डन देखने कहाँ मिल जाएगा, बोटेनिकल गार्डन अगर आपको देखना है अपने आँखों से, साक्षात आँखों से, तो पहला कीवी इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा। तीसरा इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में तो आप जा ही सकते हैं। तीसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको कहाँ मिलेगा, लखनऊ इंडिया। तो यहाँ पे लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, मतलब गार्डन टाइप का लगा देगा, और वहाँ पे इन बोटेनिकल साइंटिफिक नेम और उसका फैमिली नेम तीनों लिखा रहेगा। आपको ये बोटेनिकल गार्डन में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं म्यूजियम की तरफ। म्यूजियम क्या होता है, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेट अप इन एडुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेज। बायोलॉजिकल म्यूजियम जनरली कहाँ एडुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेटअप किया जाता है, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में म्यूजियम जनरली बनाया जाता है। इंडिया में तो ऐसा खास सिस्टम है नहीं, अलग से म्यूजियम भी है घूमने के लिए, लेकिन फर्दर फ्यूचर कंट्रीज़ में, मतलब फ्यूचर बोल रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, आपको ऐसा देखा जाएगा, म्यूजियम दिखाया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स के लिए होता है, एक्नॉलेजमेंट के लिए। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूजियम में कलेक्टेड प्लांट एंड प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, मतलब यहाँ भी मरा जानवर भी रहता है और जिंदा भी रहता है, दोनों रहता है क्लासीफाई, मतलब जनरली मरा हुआ ही रहता है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, मतलब जो भी स्पेसिमेन होता है उसको प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर्स में, जार में, सॉल्यूशन। जैसे देखे होंगे आप, कोई सांप वो आपको ऐसे किसी बॉक्स में डाल के केमिकल के साथ रखता है ताकि वो स्मेल ना करे, उसका बॉडी खराब ना हो, या किसी बोन्स को या फिर किसी एंशियंट चीज़ को म्यूजियम में किसी सॉल्यूशन में, जार में मतलब बंद करके रखता है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन है, उसको भी प्रिजर्व करके म्यूजियम में रखा गया है। तो ये सब म्यूजियम के अंदर होता है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है। और ये म्यूजियम भी क्या है, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। प्लांट और एनिमल को ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी उसको स्टोर किया जा सकता है, मतलब सूखा। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट को किस में रखा जाता है, इंसेक्ट बॉक्स में, उसको पहले मार देता है, फिर उसको पिनिंग लगा के रख देता है। लार्जर एनिमल, जो बड़ा एनिमल है, जैसे बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, मतलब उसको छोटा करता है, स्टफ करता है, उसके बाद उसको प्रिजर्व करता है। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। म्यूजियम में स्केलेटन भी आप लोग देखे होंगे एनिमल का, जैसे डायनासोर का स्केलेटन होता है, ये ह्यूमन्स का भी होता है, एंशियंट ह्यूमन्स का होता है, उसका जो टूल्स यूज़ करता है, टूल्स भी रहता है। तो तरह तरह के म्यूजियम में तरह तरह के चीज़ वहाँ पे हम लोग यूज़ देखने को मिलते हैं। म्यूजियम आप लोग अगर कोई भी विजिट किए हो तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने क्या देखा। उसके बाद आता है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क तो अक्सर हम लोग जाते ही हैं और बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। तो जूलॉजिकल पार्क में जनरली क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उसको नेचुरल हैबिटेट की तरह रखा जाता है, मतलब जैसे उनको लगेगा वो जंगल में ही, उनको ये नहीं पता चलेगा उनको कैद करके रखा गया है। ऑल एनिमल इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जितना भी एनिमल जिसको जू में रखा जाता है, जहाँ तक पॉसिबल होता है उसको नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हालांकि उतना इंडिया में नहीं मिल पाता है, वो अलग बात है, बट उनको ऐसा देना चाहिए जूलॉजिकल पार्क में। जो स्टडी कहता है उनके अकॉर्डिंग कि जितना भी अगर आप एनिमल रख रहे हैं तो उसको जू में रख रहे हैं तो उसको नेचुरल क्लाइमेट मिलना चाहिए, मतलब जैसे वो जंगल में रहता है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वो जंगल में है या फिर पार्क में है या किसी जू में है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क, तो जनरली इसको क्या बोलते हैं, जूस बोलते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत पसंद करते हैं विजिट करना। जूलॉजिकल पार्क हो गया कि जहाँ पे एनिमल को
बचा के रखा जाता है, ह्यूमन केयर किया जाता है और उसके फूड मतलब क्या खाता है, कैसे रहता है, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं और उसको नेचुरल क्लाइमेट, जैसे उसको लगे वो जंगल में ही है, उसको वैसा एडेप्टेशन हम लोग देते हैं। इसके बाद है की। अब यहाँ से इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। की, ठीक है, की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल aid used for identification of plant and animal based on similarity and dissimilarity। बोल रहा है कि अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है, ठीक है, ये भी टेक्सोनॉमिकल एड के अंदर में ही आता है की जो हमारा है, ठीक है। तो ये जो है यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। किसका किसका? प्लांट्स एंड एनिमल। किसके बेस पे? सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटी, मतलब जो चीज़ मिलता है और नहीं मिलता है उसके बेसिस पे की एक टेक्सोनॉमिकल एड है जो आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। की क्या होता है? कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब की जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है जो कि पेयर में फाउंड होता है, जिसको कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट पोजिशन। ये रिप्रेजेंट करता है चॉइस, दो अपोजिट ऑप्शन की तरह। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, मतलब दो ऑप्शन क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। एक या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब की वही बताता है, आइडेंटिफाई करता है सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, ठीक है। एक आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक आपको रिजेक्ट करना होगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि जो स्टेटमेंट होता है, ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, ठीक है। जितना भी स्टेटमेंट होता है की में, हर स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। मतलब जितना भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है सबके लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज चाहिए, सबके लिए अलग अलग कीज चाहिए। जैसे हर ताला के लिए अलग अलग चाबी होता है, उसी तरह हर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए टेक्सोनॉमिक कीज चाहिए रहता है, अलग अलग टेक्सोनॉमिक कीज चाहिए रहता है। जैसे फैमिली के लिए अलग, जीनस के लिए अलग, स्पीसीज के लिए अलग, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। और लास्ट लाइन कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में आ भी चुका है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, इसको भी ध्यान रखना है। ये की जो होता है एनालिटिकल इन नेचर होता है, मतलब एनालाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको दिया जाता है, एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल इन नेचर। अब है फ्लोरा, मतलब ये सब की के अंदर में आ रहा है, ठीक है, की के अंदर वाला पैराग्राफ, उसके बाद लास्ट वाला पैराग्राफ है। फ्लोरा हो गया, मैनुअल्स हो गया, मोनोग्राफ हो गया, एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग्स कुछ अलग रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, मतलब ये सब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। कौन क्या बताता है? दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी हम लोग को बताता है। तो सबसे पहले जो फ्लोरा है, फ्लोरा क्या बताता है? फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया। मतलब ये जनरली प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन बताता है? फ्लोरा। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। मतलब जो भी प्लांट स्पीसीज के बारे में बात होगा वो फ्लोरा के अंडर में आएगा, ठीक। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। दूसरा है हमारा मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या करते हैं? मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मतलब मैनुअल जो है हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मतलब हम लोग को जितना भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए स्पीसीज को किसी भी एरिया में, वो मैनुअल्स बताता है। और तीसरा है हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। किसी भी वन टेक्सोन के बारे में मोनोग्राफ जो है कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी एक टेक्सोन का इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करेगा? तो मोनोग्राफ करेगा। और लास्ट कैटलॉग है। कैटलॉग एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, बट आप देख लीजिए क्योंकि वर्ड दे दिया है तो उसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ भी है, तो आप देख लोगे तो बेटर रहेगा। कैटलॉग का क्या हो जाएगा? लिस्ट that enumerates methodically all the species found in an area with a brief description aiding identification। इसको कैटलॉग बोलते हैं। मतलब कैटलॉग हम लोग को मैथोडिकली बताता है स्पीसीज़ के बारे में जो किसी एरिया में फाउंड होता है, उसका थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा और कुछ आइडेंटिफिकेशन देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कैटलॉग बोलेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट व्हाट इज़ लिविंग जो टॉपिक बचा हुआ है उसको अभी हम कंप्लीट करा देते हैं। पहले समरी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, समरी फटाफट से देख लेते हैं, उसके बाद व्हाट इज लिविंग जो है हम स्टार्ट करते हैं।
हाँ, तो समरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, वही बोल रहा है लिविंग वर्ल्ड जो है रिच इन वैरायटी है। मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। बहुत सारे एनिमल और जो प्लांट है वो डिस्क्राइब किया गया, आइडेंटिफाई किया गया है, बट लार्ज नंबर स्टिल रिमेन अननोन, मतलब बहुत सारा अभी भी अननोन है। द वेरियस रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर मेक अस सीक दैट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे रंग है, रूप है, हैबिटेट है, फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल फीचर अलग अलग सब जानवर का है, जो हम लोग इस सोच में डालते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिस्ट गिव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। तो ये सब चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए फैसिलिटेट किया गया क्या कि कुछ कुछ रूल्स दिया गया था, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जिससे हम लोग ऑर्गेनिज्म को ईजी तरीके से हम लोग स्टडी कर सकें। The taxonomic studies of various species of plants and animal are useful in agriculture। तो taxonomic study किस किस फील्ड में काम आ सकता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री में काम आ सकता है। एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी, और हमारे बायो रिसोर्स और डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए भी टेक्सोनॉमिक स्टडी हम लोग को ईजी कराता है। द बेसिक्स टू टेक्सोनॉमी, लाइक बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व्ड अंडर इंटरनेशनल कोड। इंटरनेशनल कोड जो हम लोगों ने पढ़ा था ICBN एंड ICZN। Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising 2 words। उसके बाद तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम आया, जिसमें 2 वर्ड्स में क्लासीफाई किया गया, 2 कंपोनेंट में। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाई अ प्लेस और पोजीशन इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जितना भी ऑर्गेनिज्म है रिप्रेजेंट किया गया, ऑक्यूपाई किया पोजीशन या क्लासिफिकेशन जिसको कहा गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर। देयर आर मेनी कैटेगरी, बहुत सारे कैटेगरी या रैंक आया, जिसको रेफर किया गया किसमें, टेक्सा की तरह रेफर किया गया। एंड ऑल द कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की, और पूरे कैटेगरी को टुगेदर लेते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते थे। उसके बाद क्या है, टेक्सोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड। टेक्सोनॉमिस्ट और क्या डेवलप किया, टेक्सोनॉमिक एड डिस्कवर किया, जो हम लोग को फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, नेमिंग करने के लिए और क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, और ईजी तरीके से। दिस स्टडी आर कैरिड आउट फ्रॉम एक्चुअल स्पेसिमेन। तो ये स्टडी किससे किया गया, एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। तो कहाँ से लिया गया, स्पेसिमेन विच आर कलेक्टेड फ्रॉम फील्ड, जो फील्ड से कलेक्ट किया गया। प्रिजर्व्ड एज रेफरल इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरियम में जो रखे, म्यूजियम में जो रखे, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में जो रखे। इट रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन, तो इसमें स्पेशल टेक्निक चाहिए कलेक्शन के लिए। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन इन हर्बेरियम एंड म्यूजियम, तो बोल रहा है हर्बेरियम और म्यूजियम में रखने के लिए टेक्निक चाहिए कलेक्शन के लिए, ठीक है, जो हम लोग रूल्स पढ़े थे। लाइव स्पेसिमेन ऑन अदर हैंड, उसके बाद लाइव स्पेसिमेन ऑन अदर हैंड कहाँ रखा गया था, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन में लाइव स्पेसिमेन, मतलब जैसे प्लांट है तो उसको उगता हुआ प्लांट, यहाँ मरा हुआ प्लांट नहीं लेते हैं। और जूलॉजिकल पार्क में भी लाइव स्पेसिमेन होता है। तो लाइव स्पेसिमेन कहाँ कहाँ फाइंड होता है, बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में, क्योंकि जूलॉजिकल पार्क में भी हम लोग लाइव एनिमल को रखते हैं और बोटेनिकल गार्डन में हम लोग लाइव प्लांट को रखते हैं। बाकी हर्बेरियम में तो उसमें जो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व था, मतलब मरा हुआ था। म्यूजियम में भी हम लोग मरा हुआ रखते हैं। टेक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन थ्रू मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ। टेक्सोनॉमिस्ट जो है और ईजी से इन्फॉर्मेशन को कहाँ से निकालता है, तो मैनुअल से, मोनोग्राफ से, एंड फॉर फर्दर टेक्सोनॉमिक स्टडी, मतलब मैनुअल और ग्राफ से इजीली। जैसे हम लोग बुक में कंटेंट रहता है, तो कंटेंट में क्या, चैप्टर 1, अच्छा चैप्टर 1 यहाँ है, पेज नंबर इतना, डायरेक्ट पलटे वहाँ पे चले गए। उसी तरह मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स हेल्प करता है कि यहाँ पे फ्लोरा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, अच्छा पेज नंबर इतना में डायरेक्ट वहाँ चले गए। तो टेक्सोनॉमिक स्टडी में ईजी करता है क्या, टेक्सोनॉमिकल एड्स, क्या क्या, मैनुअल्स था, मोनोग्राफ्स था, कैटलॉग था, फ्लोरा था। टेक्सोनॉमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। वही बोला, टेक्सोनॉमिक की जो है वो हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको हम जहाँ तक पढ़ाई की हम लोग, वहाँ तक आपको हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको छोड़ना है। तो यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्पीसीज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। स्पीसीज में जनरली आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जो याद करना है आपको हम बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। इसमें इस पेज में भी आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम आपको अभी बता दे रहे हैं। किंगडम में भी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। स्पीसीज के बाद जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आपको याद करना है। ये आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है, MCQ में उल्टा फुल्टा दे देगा। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, सीरियली वाइज इसको याद करना है। दूसरा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये आपको ध्यान रखना है।
ये वाला लाइन है। ये आपको टेबल याद करना है, आपको मैंने बता दिया है टेबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितना भी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास वाला था उसको आपको ऐसे लिख लेना है। मतलब जीनस सोलेनम के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, जीनस पैंथेरा के अंदर, फैमिली सोलेनेसी के अंदर, फैमिली फेलिडी के अंदर, फैमिली पोलिनोमियल्स, ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्रिमिटा, ऑर्डर क्लास। ये आपको बुक से निकाल के एक नोट बना के इसको याद कर लेना है। उसमें से आपको वही इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना भी जीनस, फैमिली, स्पीसीज, फाइलम था उससे आपको बस देख लेना है कौन कौन सा क्या है, ठीक। टेक्सोनॉमिकल एड्स आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। हर्बेरियम से आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड। तो हर्बेरियम से आपको मैचिंग करने दे सकता है, तो हर्बेरियम में आपको ये देखना पड़ेगा कि हर्बेरियम किसको बोलते हैं, स्टोर हाउस को बोलते हैं कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन जो ड्राइड है, प्रेस्ड है एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड है। ये लाइन ध्यान रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन को मिस नहीं करना है। उसके बाद हर्बेरियम सीट में क्या क्या लेवल इन्फॉर्मेशन होता है, तो 5 चीज़ होता है, जो डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। ये भी ध्यान रखना है कि ये 5 चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट बता रही है सब। उसके बाद बोटेनिकल गार्डन में को क्या ध्यान रखना है, इसमें लिविंग प्लांट्स को रखता है और इसमें भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालता है, बोटेनिकल नेम, साइंटिस्ट नेम एंड फैमिली नेम। और इसमें 3 जगह बोटेनिकल गार्डन है, कीव इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, ठीक है। इसके बाद म्यूजियम, म्यूजियम आपको क्या ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया है। म्यूजियम के पास क्या है, कलेक्टेड, म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, 3 लाइन को आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। जूलॉजिकल पार्क में मेनली आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस अपना इतना जानिए कि जूलॉजिकल पार्क में एनिमल को रखते हैं, जूस के तरह रखते हैं, बस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी की का लाइन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ है और आएगा भी 2024 में। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, पहला लाइन ये, पहला पॉइंटर ये मार लीजिए। दूसरा, द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, की पेयर में फाइंड होता है जिसको कपलेट बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक स्टेटमेंट की में उसको लीड बोलते हैं। और चौथा, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। चारों इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ये क्या क्या होता है इसको देखना है। फ्लोरा किसके बारे में बताता है, प्लांट स्पेसिमेन के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दूसरा, मैनुअल्स किसके बारे में बताता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। तीसरा, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ क्या बताता है, किसी भी टेक्सोन के बारे में बताता है। और कैटलॉग एनुमरेट्स करता है मेथोडिकली स्पीसीज फाउंड इन एरिया, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ और थोड़ा आइडेंटिफिकेशन के साथ। ये 1 2 3 4 चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी मैचिंग या फिर स्टेटमेंट वाइज दे सकता है। कैटलॉग आप इससे देख के लिख लीजिए या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, लगभग यही आंसर आएगा। आपको प्रीवियस ईयर में भी यही, PYQ में भी आपका यही दिया हुआ है, मैंने PYQ से नोट किया हुआ है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कैटलॉग। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और अभी हम व्हाट इज जो लिविंग टॉपिक था उसको भी कंप्लीट करा देते हैं, जो हमारा बच गया था। हाँ, तो व्हाट इज लिविंग हमारा टॉपिक बच गया था, व्हाट इज लिविंग बस कंप्लीट कर लेते हैं। वो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, व्हाट इज लिविंग कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद ये वीडियो क्लोज कर देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया बट आपको कंप्लीट मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है व्हाट इज लिविंग वर्ल्ड। When we try to define living, जब हम लोग लिविंग थिंग्स को डिफाइन करते हैं तो वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब लिविंग के बारे में बात करते हैं तो किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं कि लिविंग आखिर किस चीज़ को बोल रहे हैं, कुछ तो उसका विशेषताएं होगा, कुछ तो उसका कैरेक्टर होगा। तो जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए सुटेबल रिस्पॉन्स, मतलब ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, इन्वायरमेंट को सेंस करना, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करना, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर के अंदर में आता है। वन कैन ऐड ए फ्यू इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर, जैसे कुछ है और मोर फीचर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, जो हम लोग सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, एंड इमरजेंस टू दिस लीड। तो हम लोग फाइंड करते हैं क्या क्या हमारा फीचर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या करता है, ग्रो करता है। सबका लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, जितना भी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करता है। इंपॉर्टेंट लाइन आपका ये आ जाएगा, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। इंपॉर्टेंट लाइन, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। आपको पूछ लेगा व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, या फिर आपको 2 डैश दे देगा और MCQ बना देगा। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बोल रहा है मास का बढ़ोतरी होना
या फिर नंबर का बढ़ोतरी होना किसी भी इंडिविजुअल में, उसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ये दोनों चीज़ हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर यूनिसेलुलरिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों कैसे ग्रो करता है? सेल डिवीजन से करता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट में क्या होता है, उसका ग्रोथ जो है लाइफ टाइम तक होते रहता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा, नहीं। प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ लगातार होते रहता है जब तक उसका लाइफ स्पेन है। एनिमल में क्या होता है, दिस ग्रोथ इज सीन अंडर अप टू अ सर्टेन एज। और हमारे में क्या होता है, एनिमल्स में कुछ एज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उसके बाद हम लोग का मस्कुलर बढ़ने लगता है, वो अलग चीज़ है, बट हाइट रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। लेकिन सेल डिवीजन होते रहता है हमारे सेल में, अगर कहीं हम लोग कट गया, चोट लग गया तो वहाँ पे सेल डिवीजन होते रहता है, रिप्लेस करते रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कैसे करता है, सेल डिवीजन से करता है। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन इनविट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। बोला इनविट्रो मतलब अगर उसको हम लैब में देखते हैं तो इजिली हम लोग देख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जो है सेल, जब हम लोग का कुछ भी होता है तो माइक्रोस्कोप में हम लोग इजिली देख सकते हैं कि सेल उसमें बढ़ रहा है, मतलब कोई भी नुकसान हो रहा है, रिपेयर हो रहा है तो वहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये हम लोग इजीली लैब में देख सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स इन प्लांट, मतलब ज़्यादातर हायर एनिमल्स और प्लांट में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब हायर एनिमल और प्लांट में ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब सबसे एक्सक्लूसिव इवेंट हायर एनिमल और प्लांट में क्या हो जाएगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। इंक्रीज इन बॉडी मास को हम लोग क्या बोले, ग्रोथ की तरह कंसीडर करेंगे। मतलब किसी बॉडी का मास बढ़ रहा है तो मतलब ग्रोथ हो रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ऑल्सो ग्रो करता है। बट इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोन, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ बॉडी मास के क्राइटेरिया को लेते हैं तब हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग ग्रो करता है। कैसे, जैसे माउंटेन हो गया, माउंटेन पहाड़, बाउल्डर्स हो गया, बाउल्डर्स भी पहाड़ एक रॉकी एरिया को ही बोलते हैं। सैंड माउंट्स हो गया, रेत का ढेर हो गया, वो सब भी ग्रो करता है। कैसे, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रो एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस। अब जैसे माउंटेन है, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर आ रहा है तो उसका भी हाइट तो बढ़ रहा है, इंक्रीज इन मास तो हो रहा है। तो अगर बॉडी मास को क्राइटेरिया लेते हैं तो ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग का भी हो रहा है, ठीक है, वही बोल रहा है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इनसाइड से होता है, अंदर से होता है। ये लोग में क्या है, बाहर से ग्रोथ हो रहा है, मतलब बाहर से ऊपर में जमाव हो रहा है, जमा होके उसका ग्रोथ हो रहा है। तो वो क्राइटेरिया किसके अंदर, बॉडी मास का क्राइटेरिया लेते हैं तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग दोनों का ग्रोथ हो रहा है। लेकिन लिविंग थिंग में इनर ग्रोथ होता है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकते हैं। कंडीशन अंडर विच इट कैन ऑब्जर्व इन ऑल ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन। कंडीशन क्या है, कंडीशन अंडर विच इट कैन ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम, ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो कंडीशन क्या है कि अगर अंदर से ग्रो कर रहा है, इनिशियली ग्रो कर रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक्सप्लेन कर दिया गया है। और ये कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम का, ठीक है, मतलब विशेषताएं हैं लिविंग सिस्टम का, लेकिन इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, हम लोग को पता ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्शन। जैसे ग्रोथ था हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक, उसी तरह रिप्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मतलब कोई भी रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जो नया प्रोजेनी निकला, जो बच्चा हुआ, वो लगभग सिमिलर होता है हमारे पेरेंट्स की तरह। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ज़्यादातर जो होता है हायर ऑर्गेनिज्म में इनवेरिएबली हम लोग क्या रेफर करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, ऑर्गेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोजेनी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्रोजेनी होता है। जैसे फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर बाय दे प्रोड्यूस। मतलब फंगी जो है एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर निकालता है। इन लोअर ऑर्गेनिज्म, कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे ईस्ट और हाइड्रा में वी ऑब्जर्व बर्डिंग। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है, ठीक है, ये हम लोग अभी 12th में भी पढ़ेंगे।
12th के पहले चैप्टर में। इन प्लेनेरिया, इसको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजेनरेशन। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। अगर इसका फ्रेगमेंट ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब अगर किसका अगर कोई भी पार्ट कट जाता है तो वापस ग्रो हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म में आ जाता है। तो ये किसमें होता है, प्लेनेरिया और फ्लैटवर्म में ट्रू रीजेनरेशन होता है। ट्रू रीजेनरेशन मतलब कोई पार्ट कट गया, कोई भी अंग कट गया तो वापस उसका ग्रो कर जाता है। The fungi and the filamentous algae and the protonema of Moses all easily multiply by fragmentation। तो फंगी हो गया, एल्गा हो गया, मोजेस हो गया, ये सब फ्रेगमेंटेशन से इजीली मल्टीप्लाई करता है। When it comes to यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, एमीबा हो गया, तो रिप्रोडक्शन जो है सिनोनिमस हो जाता है ग्रोथ की तरह, मतलब रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसा हो जाता है जब यूनिसेलुलर का बात हो रहा है तो, क्योंकि ये सब जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, एमेबा हो गया, ये सब भी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही तरह से करता है। जैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल तो उसका ग्रोथ भी ऐसा ही होता है और उसका रिप्रोडक्शन भी ऐसा ही होता है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर मास। हम अभी पहले पढ़े ग्रोथ को हम लोग क्या बोले, इंक्रीज इन सेल नंबर और मास हो रहा है तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें हम क्या नोटिस किए कि जितना भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूजेज ऑफ टू टर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है टू टर्म्स में कि उसका ग्रोथ हो रहा है कि उसको रिप्रोडक्शन बोलेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ सिंगल ऑर्गेनिज्म में यही हो रहा है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल तो ये ग्रोथ भी कह सकते हैं और इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल से वो डिवाइड भी करता है तो उसको रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्लियर नहीं है अच्छी तरीके से। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, और बहुत सारा जानवर है जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, जैसे म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जिसका बच्चा नहीं हो पाता है, या फिर म्यूल्स होता है, स्टेराइल होता है, ये सब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं। ऑफकोर्स नॉन लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सब पोज नहीं कर सकते। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहला सकता है पार्टिकुलरली। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब केमिकल से बना होता है। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एटसेट्रा। जितना भी स्मॉल, जितना भी एनिमल है कुछ वेरियस साइज फंक्शन से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है। आर कॉन्स्टेंटली बिंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर मेटाबॉलिक, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल है, बहुत सारा साइज का है और वो कॉन्स्टेंटली बन भी रहा है और चेंज भी हो रहा है अदर बायोमोलिक्यूल्स में। दिस कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली, बोल रहे हैं यहाँ पे हमारे बॉडी में हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। बी दे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, वो चाहे मल्टीसेलुलर हो या फिर यूनिसेलुलर हो, दोनों के अंदर हजारों के मात्रा में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है। ऑल प्लांट, एनिमल एंड फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, जितना भी प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, माइक्रोब्स हो गया, सब मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करता है, मतलब सारे ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है अकरिंग इन आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, नो नॉन लिविंग मतलब कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है मेटाबॉलिज्म नहीं एग्जिबिट करता, मेटाबॉलिज्म नहीं करता है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं करता, सिर्फ लिविंग थिंग करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग सेल फ्री सिस्टम, मतलब अगर हम लोग लैब में बनाते हैं तो हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस देख सकते हैं सेल फ्री सिस्टम, अगर हम लोग लैब में बनाते हैं तो। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो जो अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग देख रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग देखना चाह रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, तो वो ना ही लिविंग होता है ना ही नॉन लिविंग होता है, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब में हम लोग देखने के लिए इसको बस एक्सपेरिमेंट टाइप का यूज़ कर रहे हैं, फिर सेल फ्री सिस्टम बना रहे हैं, उसको ना ही लिविंग थिंग बोला जाएगा ना ही नॉन लिविंग थिंग बोला जाएगा। हैंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर,
डिफाइनिंग फीचर फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि ये हर एक कर रहा है, प्लांट भी कर रहा है, एनिमल, फंगाई, माइक्रोब, सब चीज़ कर रहा है। और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्यों नहीं था? तो ग्रोथ जो है एक्सटेंसिवली देखें तो नॉन लिविंग थिंग भी कर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी किसी में ग्रोथ नहीं भी होता, ये भी होता है। और रिप्रोडक्शन में क्या था, कुछ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं भी करता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है ऐसा कोई भी नहीं है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं करता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। मतलब जो हम लोग लैब में मेटाबॉलिक रिएक्शन देख रहे हैं तो वो लिविंग थिंग्स नहीं है, आर नॉट लिविंग थिंग, लेकिन लिविंग रिएक्शन है। मतलब इसमें रिएक्शन जो हो रहा है वो लिविंग है। हैंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। तो क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। यहाँ से दो लाइन लगा रखा है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डैश इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितना ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारा इंक्लूड हो जाएगा, तो उसमें मेटाबॉलिज्म आ रहा है, ठीक है। दूसरा, ऑल डैश इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब जितना भी लाइफ फॉर्म्स कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी लाइफ फॉर्म कर रहा है सेलुलर, क्योंकि सब में सेल का बढ़ोतरी होता है, सब में सेल डिवाइड हो रहा है, सब में सेल रेप्लिकेट कर रहा है, सब में सेल बढ़ रहा है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछेगा तो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। परहैप्स the most obvious and technically complicated feature of all living organism is this ability to sense their surrounding or environment and respond to environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। बोल रहा है परहैप्स इसके बावजूद जो सबसे टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है वो है बॉडी को रिस्पॉन्स करना। मतलब कोई भी चीज़, जैसे कोई हीट लग रहा है या फिर चोट लग रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करना है, इन्वायरमेंटल स्टिमुली को रिस्पॉन्स करना सबसे टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट भी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, पोल्यूशन को। जैसे सनलाइट है, सनलाइट को जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर का, तो लाइट के स्टिमुली के अकॉर्डिंग चलता है, इधर सूरज रहता है उधर वो घूम जाता है, तो वो स्टिमुली को फॉलो कर रहा है। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स, जितना भी जानवर है प्रोकैरियोट्स से लेकर कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सारा सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करता है इन्वायरमेंटल क्यूज को। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर, फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर को। जैसे कि कुछ डॉग्स होते हैं या कैट्स होते हैं जो किसी टाइम पे किसी सीजन पे वो ब्रीडिंग करते हैं, किसी सीजन पे ही रिप्रोडक्शन करते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, जितना भी प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, सब में फोटो पीरियड का इफेक्ट आता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडी, जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब हैंडल करता है केमिकल को जो उसके बॉडी के अंदर में एंटर करता है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, तो जितना भी जानवर है, जितना भी लिविंग थिंग, सब अपने ऑर्गेनिज्म है, सब अपने एनवायरनमेंट सराउंडिंग से अवेयर होता है, जान पहचान रहता है उसको। ह्यूमन बीइंग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन ह्यूमन बीइंग ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप से अवेयर रहता है। एंड हैज सेल्फ कॉन्सिक्यूनेस, जो सेल्फ कॉन्सिक्यूनेस होता है सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होता है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स। तो कॉन्सिक्यूनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जितना भी ह्यूमन बींग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्यूनेस। तो 3 लाइन आया यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्या था, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। और तीसरा, कॉन्सिक्यूनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब व्हेन वी कम टू ह्यूमन बींग्स, जब हम लोग ह्यूमन बींग्स पे आते हैं, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। जब हम लोग लिविंग बींग्स में आते हैं तो लिविंग स्टेट को डिफाइन करना और मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई पेशेंट जो है कोमा में है, हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उसका तो मशीन के द्वारा हार्ट, लंग सब चीज़ चल रहा है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, लेकिन बाकी तो वो ब्रेन डेड है, लेकिन उसका शरीर चल रहा है, हार्ट बीट, लंग सब तो चल रहा है, तो उसको लिविंग बोलेंगे कि नहीं लिविंग बोलेंगे, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्सिक्वेंस, पेशेंट के पास कोई सेल्फ कॉन्सिक्वेंस नहीं, मतलब कोई भी उसको अगर टच करेंगे, चुट्टी काटेंगे या कुछ करेंगे तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो।
आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग, तो क्या वो पेशेंट को हम लोग लिविंग बोलेंगे या नॉन लिविंग बोलेंगे, जो कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। बोला अगर हायर क्लासेस में हम लोग जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे लिविंग फेनोमेना जो है वो सब इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन के कारण, अंडरलाइंग इंटरेक्शन के कारण में आता है। क्या क्या? प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। बोल रहा है टिश्यू का प्रॉपर्टी जो है किसी एक सेल में नहीं होता है, लेकिन वो रिजल्ट कैसे करता है, बहुत सारा इंटरेक्टिंग अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, मतलब बहुत सारा मिलकर इंटरेक्ट करता है तो वो रिजल्ट करता है टिश्यू का प्रॉपर्टी को। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स रहता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं रहता है, बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कॉम्प्रोमाइजिंग द ऑर्गेनेल। मतलब बहुत सारा सेल, बहुत सारा जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है इंटरेक्ट करता है, मिल के जो बनाता है वो कॉम्प्राइज करता है ऑर्गेनेल को। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब इंटरेक्शन जो है ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्टी इमरजेंट करता है, प्रोवाइड करता है। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन द हायरकी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाई लेवल। तो ये सब फिनोमेना जो है सही होता है वो हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, जो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है, अपने आप को रेगुलेट कर सकता है सिस्टम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी स्टोरी है लाइफ ऑन अर्थ का, ठीक है। बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी हम लोग को इवोल्यूशन का स्टोरी बताता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का पृथ्वी पे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट, पास्ट में, फ्यूचर में, सबके बारे में बायोलॉजी एक तरह से हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। पास्ट फ्यूचर आर लिंक टू वन अदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। वही बता रहा है कि बायोलॉजी जो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में है, वो लिंक है एक दूसरे से बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सबका डिग्री जो है अलग अलग है। मतलब सबका जेनेटिक सेम है, जेनेटिक मटेरियल कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वेरीज है क्योंकि प्रोजेनी है तो अलग अलग डिफर करेगा। तो हमारा जो अभी बढ़े व्हाट इज लिविंग में इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपको वो हम फटाफट से बताते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ऐसे वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया। तो व्हाट इज लिविंग में हम लोग सबसे पढ़ा ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मास और इंक्रीज इन नंबर, ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने अंडरलाइन किया है। दूसरा, इन मेजॉरिटी हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है हायर एनिमल्स में, ठीक है। इधर आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस ध्यान रखना रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर होता है ऑल लाइफ फॉर्म्स का, ठीक। उसके बाद ये कॉन्सिक्यूनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बस अभी इधर व्हाट इज लिविंग में यही 4 इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक बस अब ये लाइन देख लेना, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो जो होता है वो आर नॉट लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग नहीं होता है लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शंस होता है। ये आपको स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो हमारा जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसका मैं क्वेश्चन सीरीज कल नहीं, मतलब 2 दिन के गैप के बाद क्वेश्चन में बनाऊंगा PYQ प्लस, इसके अंदर से डेप्थ क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसके फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसके आने के चांसेस 99% रहेंगे। तो चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड हमारा कंप्लीट हो गया है। आप जो लेक्चर देखो और बताओ कैसा लगा, कैसा समझ में आया, नहीं आया। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और जो भी आपके राय हो कमेंट में डालिए। तब तक ठीक है, फिर चलते हूँ मैं, चैप्टर कंप्लीट कर दिया। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।